गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रति सूक्ष्म जैविक एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं। वे रसायन जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक, फंजाई कहते हैं अंग्रेजी में, आदि के द्वारा उत्पन्न रोगों के निवारण में किया जाता है, प्रति सूक्ष्म जैविक एंटीमाइक्रोबियल्स कहलाते हैं, है ना। क्या होते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स? वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के द्वारा उत्पन्न रोगों के निवारण में किया जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक एंटीमाइक्रोबियल्स। और महत्वपूर्ण एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, सल्फर ड्रग्स, एंटीसेप्टिक व संक्रमण रोधी हैं। देखो, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, सल्फर ड्रग्स, एंटीसेप्टिक और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ना, ये सब क्या है? ये एंटीमाइक्रोबियल्स है। अब हम इनमें देखते हैं। पहले एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रतिजैविक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, फफूंदी, है ना, फफूंदी, मोल्ड अंग्रेजी में कहते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक जो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, संक्रमण करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि, ग्रोथ को रोक देते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इन्फेक्शन करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं अथवा उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और ये कवक, फफूंदी, इन्हीं से प्राप्त होते हैं और इन्फेक्शन करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं अथवा उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स। और आजकल रासायनिक विधियों के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से एंटीबायोटिक्स का संश्लेषण करना संभव है। देखो, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहीं से प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं ना, उनको अब रासायनिक विधियों के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से उनको बनाया जा सकता है। ये कम मात्रा में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं क्या करते हैं? वो कम मात्रा में ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को अवरोधित करते हैं, रोक देते हैं, या इनकी उपापचयी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर इन्हें, मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करना, दोनों को, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं कि जो ये एंटीबायोटिक्स है, इनका आविष्कार किस प्रकार से हुआ। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार, है ना, ये किस प्रकार से हुआ?
सबसे पहले पॉल एरलिस ये एक जर्मन जीवाणु विशेषज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे रासायनिक यौगिकों के आविष्कार के विषय में सोचा कि जो आक्रमणकारी जीवों के लिए, मतलब जो रोगाणुजनक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो उनके लिए तो हानिकारक हो, लेकिन रोगी के ऊपर यानी कि जो होस्ट होता है, जो परपोषी होता है, उसके ऊपर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। सिफिलिस के उपचार के लिए इन्होंने सबसे पहले एक औषधि बनाई जिसे कहते हैं आर्सफेनेमिन, और जिसे बाद में सेल्वरसेन के नाम से जाना गया। सेल्वरसेन के नाम से इसको जाना गया। तो पॉल एरलिश ने सबसे पहले सिफिलिस, जो एक यौन संचरित बीमारी होती है, इसके उपचार के लिए आर्सफेनेमिन बनाई, और जिसे सेल्वरसेन भी कहते हैं। और ये जो आर्सफेनेमिन होती है ना, ये इसमें आर्सेनिक तत्व होता है। और इसके लिए पॉल एरलिस को 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जो सेल्वरसेन होती है, आर्सफेनेमिन, ये जो औषधि होती है ना, ये वैसे तो मनुष्यों के लिए भी ये विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, लेकिन ये औषधि सिफिलिस उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसे बोलते हैं स्पाइरोकीट, के ऊपर इसका असर ज्यादा होता है। ये आर्सफेनेमिन वैसे तो मनुष्यों के लिए भी टॉक्सिक होती है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव सिफिलिस उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है, जिसे स्पाइरोकीट कहते हैं, उसके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ तो ये आर्सफेनेमिन किसने बनाई थी? पॉल एरलिश ने बनाई थी। और पॉल एरलिश ने एजोरंजकों पर भी कार्य किया। जो एजोडाई होती है, एजोरंजकों के ऊपर भी कार्य किया, और इन्होंने एक जीवाणुरोधी प्रोन्टोसिल विकसित की। प्रोन्टोसिल औषधि विकसित की। और जो प्रोन्टोसिल होती है ना, ये भी एक प्रभावशाली जीवाणुरोधी होती है। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, प्रोन्टोसिल की स्ट्रक्चर जो होती है वो सिल्वरसेन से मिलती जुलती होती है। देखो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो सिल्वरसेन की स्ट्रक्चर ये होती है, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर इसमें जुड़ा होता है OH, ये NH2, और ये यहां पर आर्सेनिक, ये डबल बॉन्ड आर्सेनिक, और ये दूसरी बेंजीन रिंग से आर्सेनिक जुड़ा होता है, और ये यहां पर OH, ये NH2। तो ये तो होती है सेल्वरसेन, आर्सफेनेमिन, सेल्वरसेन, और या इसको कहते हैं आर्सफेनेमिन। और ये औषधि प्रोन्टोसिल ये होती है, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर इसमें लगाओ NH2, एक NH2 यहां पर लगाओ, और N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग लगाइए,
बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में, और यहाँ पर ये SO2NH2, ये है प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल। और शोध से देखो इनकी स्ट्रक्चर, ये एक एजोडाई है। एजोडाई जो होती है ना, NN डबल बॉन्ड होता है। और शोध से ये पता चला कि शरीर में पहुंच करके जो प्रोंटोसिल होती है ना, ये सल्फेनिल एमाइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से ये टूटता है और यहाँ NH2, तो ये कहीं में बदल जाती है, इधर वाला ये यहाँ से टूट करके ये NH2 हो जाएगा, तो ये होता है सल्फेनिल एमाइड। ये सल्फेनिल एमाइड में, सल्फेनिल एमाइड में ये परिवर्तित हो जाती है। और जो सल्फेनिल एमाइड होता है ना, वो ही असरकारक यौगिक होता है। वास्तविक असरकारक यौगिक क्या होता है, वही होता है। तो इस प्रकार से प्रोंटोसिल से सल्फा ड्रग्स की खोज हुई। सल्फा ड्रग्स की खोज हुई, जैसे ये सल्फेनिल एमाइड, जैसे सल्फापिरिडीन, सल्फाडाइजीन, इसी प्रकार से सल्फाथाइजोल, सल्फाथाइजोल। तो इस प्रकार से जो सल्फा ड्रग्स थी ना, इनकी खोज हुई। और जो ये सल्फा ड्रग्स है, ये क्या होती है, ये जीवाणुरोधी होती है, जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकती है या उनको ये मार देती है। सल्फा ड्रग्स संश्लेषित होती है। ये क्या होती है, ये सिंथेटिक, संश्लेषित ये सिंथेटिक होती है। सल्फा ड्रग्स की सफलता के बाद भी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, प्रति सूक्ष्म जैविक चिकित्सा, प्रति सूक्ष्म जैविक चिकित्सा, अंग्रेजी में से बोलेंगे एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। सल्फा ड्रग्स की सफलता के बाद भी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में वास्तविक क्रांति, रियल रिवॉल्यूशन जो आया, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई में, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक कवक होती है, इससे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन की खोज की। ये पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में ये पहला एंटीबायोटिक खोजा। पेनिसिलिन कहीं से खोजा, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से इस एंटीबायोटिक की खोज की। और एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में जो वास्तविक क्रांति जो आई ना, वो इसी खोज की वजह से आई। देखो देखो जो सल्फर ड्रग्स होती है, सल्फर ड्रग्स तो सिंथेटिक होती है, संश्लेषित होती है, लेकिन जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, एंटीबायोटिक हम किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं
सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न ऐसे रासायनिक यौगिक, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, इनके द्वारा उत्पन्न ऐसे यौगिक जो इन्फेक्शन करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं अथवा उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हीं को कहते हैं, सामान्यतः उन्हीं को कहते हैं एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न ऐसे रासायनिक यौगिक जो इन्फेक्शन करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक। और कम मात्रा में, जब ये कम मात्रा में दिए जाते हैं रोगी को, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो अवरोधित कर देते हैं या फिर जो इन्फेक्शन करने वाले जो जीव होते हैं उनकी उपापचय प्रक्रिया में ये हस्तक्षेप करके उनको नष्ट कर देते हैं। और जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स का सूक्ष्म जीवों पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उन पर दो प्रकार का प्रभाव होता है। सूक्ष्म जीवों पर एंटीबायोटिक्स का दो प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, दो प्रकार का प्रभाव होता है। पहला होता है सीडल या इसको बोलते हैं कीलिंग इफेक्ट होता है, और दूसरा होता है इनहिबिटरी, और यह इसको बोलते हैं स्टैटिक इफेक्ट, और इसको हिंदी में बोलेंगे निरोधी। स्टैटिक प्रभाव को बोलेंगे निरोधी प्रभाव, और इसको बोलेंगे नाशी प्रभाव। तो एंटीबायोटिक्स का सूक्ष्म जीवों के ऊपर या तो नाशी प्रभाव होता है, नाशक कह सकते हैं, नाशक प्रभाव होता है, सीडल इफेक्ट होता है, या फिर निरोधी या कहीं इसको निरोधक प्रभाव होता है। इसे स्टैटिक और इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो सूक्ष्म जीवों को या तो मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। जीवाणुनाशी बैक्टीरिसाइडल, जीवाणु निरोधी बैक्टीरियोस्टैटिक, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो जीवाणुओं को मार देती है। ये वो एंटीबायोटिक्स है जो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोक देती है। जैसे ये इनके एग्जांपल पेनिसिलिन, एमिनो ग्लूकोसाइड, ऑफ्लॉक्सासिन। इनके एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरैम्फेनिकोल। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवियों के उस परास रेंज को जिस पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव होता है, उसे एंटीबायोटिक्स के क्रिया स्पेक्ट्रम की भांति प्रकट करते हैं। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास को जिस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव होता है, उसे एंटीबायोटिक के क्रिया स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम की भांति प्रदर्शित करते हैं। देखो, वे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का या तो निरोध करती है या विनाश करती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स कहलाती है
विस्तृत प्रास विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अंग्रेजी में नहीं कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? देखो, वे एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं की विस्तृत प्रास वाइड रेंज पर उनका निरोधी या नाशी प्रभाव होता है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। या ऐसे समझ लीजिए कि वे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं की वाइड रेंज पर प्रभावशाली होती है, ऐसी एंटीबायोटिक्स कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और वे एंटीबायोटिक्स जिनका प्रभाव या तो केवल ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम निगेटिव प्रकार के जीवाणुओं पर होता है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है संकीर्ण नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स क्या कहलाएगी? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और वह एंटीबायोटिक जो केवल एक जीवाणु, ऐसी एंटीबायोटिक जो केवल एक जीवाणु या केवल एक रोग पर प्रभावी होती है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या ऐसे अंग्रेजी में बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वे एंटीबायोटिक्स होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं की वाइड रेंज पर प्रभावशाली होती है। इन दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं के खिलाफ वो प्रभावी होती है, बैक्टीरियाओं की वाइड रेंज पर वो प्रभावी होती है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ऐसी एंटीबायोटिक जो केवल एक प्रकार के ग्राम पॉजिटिव प्रकार के बैक्टीरियाओं के ऊपर या ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरियाओं के ऊपर प्रभावी होती है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और वह एंटीबायोटिक जो केवल एक जीवाणु या केवल एक रोग पर ही प्रभावी होती है, ऐसी एंटीबायोटिक कहलाती है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव जो केवल एक ही टाइप के बैक्टीरियाओं के ऊपर जिसका प्रभाव होता है। और एम्पिसिलिन एमोक्सिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियाओं की वाइड रेंज पर ये प्रभावी होती है। ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और ये पेनिसिलिन के सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, संश्लेषित रूपांतर है। देखो, अब तक 6 प्राकृतिक पेनिसिलिन्स प्राप्त किए जा चुके हैं। तो ये जो एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन है ना, ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन के। और पेनिसिलिन देने से पहले जिस रोगी को पेनिसिलिन दिया जाता है, उसको पेनिसिलिन देने से पहले उस रोगी की पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण आवश्यक होता है, इन्हें इसेंशियल होता है।
क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है ना वो सबको सूट नहीं आता। तो पेनिसिलिन देने से पहले रोगी को पेनिसिलिन के प्रति उसकी संवेदनशीलता का परीक्षण करना उसका आवश्यक होता है। तो ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसी प्रकार से ये क्लोरैम फेनिकोल, ये 1947 में इसको पृथक किया गया और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियाओं की विशाल रेंज पर ये प्रभावी होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसका ये जो क्लोरैम फेनिकोल होता है ना, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नलिका के द्वारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नलिका के द्वारा ये सरलता से अवशोषित हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नलिका के द्वारा ये जो हमारी जठर आंत्र होती है ना, उसके द्वारा ये सरलता से अवशोषित हो जाता है। तो इसलिए इसको खाने के द्वारा मुंह से भी इसको दिया जा सकता है। और इसका उपयोग टाइफाइड के उपचार में और पेचिस डिसेंट्री के उपचार में और निमोनिया के उपचार में और मेनिंजाइटिस के उपचार में और यूरिनरी इन्फेक्शन, जो मूत्र संबंधी जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन में इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक एंटीबायोटिक होती है वैंकोमाइसिन और ये ओफ्लॉक्सासिन, ये भी ओफ्लॉक्सासिन और वैंकोमाइसिन ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्या है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसी प्रकार से एक एंटीबायोटिक होती है डेजिरिन। ये एंटीबायोटिक डेजिरिन, ये एंटीबायोटिक कैंसर सेल के विरुद्ध लड़ने में बहुत प्रभावशाली एंटीबायोटिक है डेजिरिन। और एक एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और इसका उपयोग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है, उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।